जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी पेपर एनटीपीसी 12th लेवल का 7, 8 या 9 मई को है तो ये मॉक टेस्ट 4 आपके लिए रामबाण साबित होने वाला दोस्तों। ठीक है, इस पेपर में आपको वो क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं जो आपको 7, 8, 9 मई को पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अच्छे से रिविजन करते रहें। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? बताएंगे आप लोग। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं, आपका एग्जाम किस डेट में, किस शिफ्ट में है या फिर मई में है, तो ये आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई अगर वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन तो जरूर लगा कर जाओ। ये क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, तो इसीलिए यहीं पर सीख लो पहली बार में ही। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आप मुझे बताइए दोस्तों। चलो आप क्या, मैं ही बता देता हूँ, माही नदी। माही नदी दोस्तों एग्जामिनर पूछ सकता है दोस्तों, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कर्क रेखा को ये नदी 2 बार काटती है, 100% पूछेगा एग्जामिनर आपको, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिलहाल यहाँ पे कांगो नदी आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है? बताइए दोस्तों, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये किस में पाई जाती है? ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, यानी पादप कोशिका में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी दोस्तों? बताइए। और याद रखना दोस्तों, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, पाबोज और सिजदा प्रथाएं किस सुल्तान ने चलाई थी? पाबोज और सिजदा प्रथाएं। देखो मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा मॉक टेस्ट में रिवीजन के लिए, जो लिखकर वही क्वेश्चन दूंगा जो आपको एग्जामिनर में पूछेगा। ठीक है, सिजदा और पाबोज, ये पर लिख दो सिजदा। चलिए बताइए ये प्रथाएं किसने चलाई थी? कोई है स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है? अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो मजा ही कुछ और है। ठीक है, तो आंसर इसका जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप लोग यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन आप लोग टिक कर लोगे। ठीक है, देखो मैं लिखकर वही क्वेश्चन देता हूं जो मैं आपको रिवीजन पहले से ही करवा चुका हूं, इसीलिए कहता हूं डेली क्लास अटेंड करो। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? बैरन द्वीप है। अब आपको पूछे ये कहां पर स्थित है, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको टिक करना है, मतलब अंडमान द्वीप समूह टिक करना है, निकोबार नहीं, अंडमान द्वीप समूह टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से क्लास डेली मिले मेरे भाई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कनिका पैलेस और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइए रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रायमोना। कोई है स्टूडेंट जो इसका आंसर बता सकता है? रायमोना उद्यान। ये क्वेश्चंस आपकी जीके को, आपकी तैयारी को और मजबूत करेंगे, ये मैं वादे के साथ और विश्वास के साथ कह रहा हूं। ठीक है, तो रायमोना बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इसका जवाब आ जाएगा दोस्तों ओडिशा। ठीक है, अब देखो बंगाल का एक गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? बताइए दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो मेरे भाई 6 महीने का हो सकता है। यहां पर आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? बताइए दोस्तों। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? यहां पर आप लोग क्या टिक करोगे? देखो तीसरी नहीं होगी ये पंचवर्षीय योजना, नहीं 10वीं होगी, नहीं 7वीं होगी, जवाब आएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। अब आपसे एग्जामिनर घुमाएगा, आपसे इसकी डेट पूछेगा, तो 1974 से लेकर 1978 तक आपको ये डेट मेरे भाई ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जामिनर पूछेगा। ये वही पंचवर्षीय योजना है दोस्तों जो 1 साल पहले अपने समय से पहले खत्म हो गई थी दोस्तों। ठीक है, इसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है। कोशिका का पावर हाउस कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रासायनिक रूप में संचित होती है जिसे कोशिका की मुद्रा भी कहा जाता है? बताइए दोस्तों। ठीक है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखो जिसका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं निकल रहा है, नहीं जारी हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसका पेपर दोस्तों इस मई महीने में नहीं है, जून महीने में है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपको क्या टिक करना है मेरे भाई? आप टिक करोगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, एटीपी कहोगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है? मतलब कि एक तीर से 2 शिकार। एक ही क्वेश्चन में मैंने ऐसे क्वेश्चन तैयार किए कि आपके 2-3 क्वेश्चन का रिवीजन होता रहे। तो ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत दोस्तों प्रस्तावना में समाजवादी जैसे शब्दों को जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्ष, और इसी संशोधन के तहत दोस्तों संविधान में सेक्युलर वर्ड भी जोड़ा गया, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे जिन्होंने
वेदों की और लोटो। अब देखो दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर भी कवर होंगे, ध्यान से सुनना। कंटेंट में आपको बेस्ट से बेस्ट दूंगा। देखो, वेदों की और लोटो ये भी नारा दिया था उन्होंने ही, और समाज सुधारक ने आर्य समाज की भी स्थापना करी थी। मतलब वेदों की और लोटो और आर्य समाज और ये सत्यार्थ प्रकाश किताब, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले एग्जाम में एक ना एक शिफ्ट में इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, ये ध्यान रखना। और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जहां सभी डाटा प्रसंस्करण और गणनाएं की जाती है, मतलब स्टोर रखा जाता है। तो यह आपको इजी क्वेश्चन पूछा है, कोई ज्यादा टफ नहीं पूछा। बताइए इसका आंसर, सभी स्टूडेंट को बताना है मेरे भाई, क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे CPU, ठीक है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? चलिए बताइए दोस्तों, आप सभी को पता दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। दोस्तों बंगाल का विभाजन एग्जामिनर पूछता है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करजन टिक करना है, करजन। और वो भी दोस्तों एग्जाम में क्या पूछेगा, इसके दौरान कौन सा आंदोलन हुआ था? वो भी स्वदेशी आंदोलन, ये आपको टिक कर लेना है। ठीक है, देखो अगर आप लोग लास्ट तक बने रहोगे तो मैं पूरे विश्वास के साथ कर रहा हूँ, आपका बेस्ट रिवीजन कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, और क्वेश्चन 100% आएंगे एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां कांग्रेस को नरम दल और गरम दल में ऐतिहासिक विभाजन मिला? मतलब यहां पर भी 2 क्वेश्चन कवर हुए। नरम दल और गरम दल का ऐतिहासिक विभाजन किसके समय अध्यक्षता में हुआ था, और यहाँ पे कौन सा अधिवेशन दे रखा है? देखो यहाँ पे दे भी रखा है 1907 का सूरत अधिवेशन। मतलब कि हमें यह पता चल चुका है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। अब किसकी अध्यक्षता की घोष तो टिक करोगे? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपका अच्छे से रिवीजन हो रहा है। अगर हो रहा है मेरे भाई, तो ये वाला बटन दबा के आप लोग एक बार रेस्पॉन्स कर दें। सभी स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये बटन दबा के लाइक वाला आप रेस्पॉन्स कर दें कि हाँ गुरु रिवीजन हो रहा है अच्छे से। निम्न में से कौन सा एंजाइम मनुष्यों में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत मुख गुहा में ही कर देता? मतलब कि बकल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई। तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा? तो सही जवाब हो जाएगा लार एमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर लेना है। ठीक है, ये वाला प्रश्न बताइए। आपका एग्जाम का दोस्तों कल का दिन बचा हुआ है, लास्ट एक दिन बचा हुआ है एग्जाम का। एकता प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा बताऊं मैं? आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा, आप तो मुझे ये बताइए, ये जो एकता प्रथा है दोस्तों, ये शुरू किसने की थी? आपको एग्जामिनर यही पूछेगा, ये गारंटेड है। तो आपको टिक करना है इल्तुतमिश। क्या टिक करोगे? शमशुद्दीन इल्तुतमिश आपको टिक करना है। ठीक है, यहीं पर आप इल्तुतमिश टिक कर लोगे। जब आपसे पूछा ना कि एकता प्रथा प्रणाली शुरू किसने की थी, तो आपको शमशुद्दीन इल्तुतमिश टिक करना है। लेकिन आपको जब ये पूछेगा इसको पूरी तरह समाप्त कर सैनिकों को नगद वेतन देने का पहला सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस बात का। भारतीय संविधान की नवी अनुसूची को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इजी क्वेश्चन पूछा है और मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप सभी से आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स के रेस्पॉन्स से माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। फिलहाल दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन 1951 का ध्यान रखोगे, जिसके तहत नवी अनुसूची को जोड़ा गया। एग्जामिनर और क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा नवी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना ये भूमि सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल कहलाती है? बताइए दोस्तों, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कौन सी धारा कहलाती है मेरे भाई? तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम आपको टिक करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मैंग्रोव वन का क्षेत्र सबसे अधिक है? बताएंगे आप लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर गुजरात नहीं होगा, ना ही यहां पर आंध्र प्रदेश, ना ही उड़ीसा, आंसर आएगा बंगाल। पश्चिम बंगाल आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के गति नियम को कहा जाता है? मतलब न्यूटन के गति के किस नियम को कहा जाता है दोस्तों? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ध्यान रखना न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जड़त्व के नियम। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर भी आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी मेरे भाई? किस भाषा में की गई थी? अभी मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश की ये जो पुस्तक किसके लेखक कौन थे? आपने बताया था गुरु दयानंद सरस्वती। लेकिन ये किस भाषा में है? तो हिंदी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बताइए दोस्तों, 16 महाजनपद का उल्लेख किस धर्म में मिलता है? सभी स्टूडेंट से बताएंगे। आप मुझे यहां पर कमेंट करके बताइए, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे?
कोई ऐसा है स्टूडेंट इस क्लास में जो मुझे बता सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें रेस्पॉन्स करके बताएंगे कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। फिलहाल आपको यहाँ पे अगुत्तर निकाय टिक करना है। ठीक है, क्या टिक करना है? अगुत्तर निकाय। आपको एग्जामिनर ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनर के थ्रू कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से, तो हमेशा ध्यान रखना बौद्ध धर्म से करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, त्रिपिटक का संबंध आप टिक कर सकते हो, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। तो यहाँ पे देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? बताएंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? आपको देखो ये चारों आर्टिकल आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, बिल्कुल स्किप नहीं करोगे, ध्यान से सुनो। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में आपको देखने को मिलेगा। वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इस प्रश्न और 360 में जो आपसे पूछा है प्रश्न है। ठीक है, फिलहाल आप टिक कर लोगे। और राष्ट्रीय आपातकाल आपको 352 आर्टिकल में देखने को मिलेगा। कौन से आर्टिकल में? 352 में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के भाग 3 में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या आ गया? हाँ, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए का दोस्तों केमिकल नेम पूछता है रेटिनॉल। ठीक है, ध्यान रखना। फिलहाल आप लोग यहाँ पे विटामिन के टिक कर लोगे जो रक्त के थक्के को जमाने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन, दीवान ए मुक्त खराज, दीवान ए मुक्त खराज विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इल्तुतमिश ने नहीं, बलबल ने नहीं, अलाउद्दीन या फिरोज खिलजी? बताइए, फिरोज शाह तुगलक। बताइए कौन है इन दोनों में से जिसने दीवान ए मुक्त खराज की स्थापना की थी? तो आपको गुरु नहीं फिरोज शाह तुगलक, आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी, है ना। इसी ने दोस्तों एकता प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करके सैनिकों को नगद भुगतान किया था, नगद वेतन दिया था। अभी पढ़ा था आपने, ध्यान है ना। भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बताइए दोस्तों, यहीं पर आप मुझे बताइए नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? हरित क्रांति की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? चलिए आप मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब आप कह रहे होंगे दोस्तों कि सर ये बता दीजिए, डेली मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन, डेली मैं रिवीजन करवाता हूँ। ऐसी कोई क्लास नहीं जहाँ पे मैं ये इन क्वेश्चंस का रिवीजन ना करवाता हूँ। इसीलिए मॉक टेस्ट में मैं देता हूँ कि आपकी मेमोरी कितनी तेज है, क्योंकि ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे फिर क्या करोगे। इसीलिए अच्छे से रिवीजन करो, डेली क्लास अटेंड करो। तो यहाँ पर आप कौन सी पंचवर्षीय योजना टिक करोगे? आपको गुरुजी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर क्या है? भाई ध्यान रखना, जब भी दोस्तों जीडीपी और एनडीपी के बीच का अंतर होता है मतलब कि मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। देखो दोस्तों, यहाँ पर लखनऊ अगर आपसे पूछेगा लखनऊ में किसने किया था, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं लखनऊ, तो एग्जामिनर पूछेगा जरूर लखनऊ में किसने किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल आपको टिक करना है, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल आपको टिक करना है। अब आपको एग्जामिनर का मन नहीं भरा तो वो आपसे और पूछेगा दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, दिल्ली का भी बता दो। तो ध्यान रखना बख्त खान आपको टिक करना है। क्या टिक करोगे मेरा? बख्त खान। अब एग्जामिनर का मन अगर नहीं भरा तो वो और पूछेगा आपसे, वो पूछेगा मेरठ में किसने किया था, जहां से क्रांति शुरू हुई थी, मेरठ का नेतृत्व किसने किया था? आपका एग्जामिनर पूछेगा उसका, अगर उसका मन नहीं भरा तो वो और पूछेगा। तो मेरठ में ध्यान रखना कदम सिंह का नाम याद रखोगे। ठीक है, और भी है, जैसे कानपुर में नन्ना साहिब थे दोस्तों, बिहार में कुंवर सिंह थे दोस्तों, बरेली में खान बहादुर खान थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। फिलहाल आपको इलाहाबाद यानी प्रयागराज के बारे में पूछा तो लियाकत अली आपको टिक कर लेना है। क्या टिक करना है? लियाकत अली आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 22 अक्टूबर 1764 में ये युद्ध लड़ाई करी गई थी, और इसके समय दिल्ली का मुगल सम्राट कौन था? भाई बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि आपको ये पता चल चुका है बक्सर का युद्ध हो गया था 1764 में, आपसे पूछा इसका आंसर, तो आप हो गए शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय की किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय की किन कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो आप कहोगे ना ही अल्फा कोशिकाएं, ना ही डेल्टा कोशिकाएं, ना ही पीपी कोशिकाएं। जवाब आएगा बीटा कोशिकाएं, यानी कि बी वाला ऑप्शन पूरी तरीके से आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? अब एग्जामिनर आपको कैसे घुमाएगा? आपको एग्जामिनर पूछेगा कि वो कौन सी घटना थी जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। चलिए बताइए, आप ही बताइए कमेंट करके। हालांकि मैं बता चुका हूं ये क्वेश्चन,
नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि को किसने, ये तो मैंने बता दिया, किसने लौटाया था, चलो तो अब बता दो, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनोगे तो यहाँ पे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड ध्यान रखना है दोस्तों। चोरी चोरी कांड घटना का संबंध किस आंदोलन से गांधी जी के, कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में। जब आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में टकराएंगे फिर आप बात करना दोस्तों, और मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, तो आपको चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अच्छे से रिवीजन हम डेली इसी टाइम पे करते हैं। मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में है भाई, इसका संपादन किसने किया था बताइए दोस्तों। यहीं पर मैं संवाद कौमुदी बता दूं, संवाद कौमुदी बता दूं, मजा आ जाएगा। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं संवाद कौमुदी, ये अखबार बताइए, संवाद कौमुदी अखबार कब किसने प्रकाशित किया था। तो जवाब एक ही आएगा दोनों क्वेश्चन का, ध्यान रखना भाई, दोनों क्वेश्चन का जवाब एक ही आएगा। आधुनिक भारत के पिता कहा जाता उन्हें, ठीक है, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता उन्हें। जी हाँ, मैं बात करूं राजा राम मोहन राय, जिनको राजा का टाइटल अकबर द्वितीय ने दिया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी कलकत्ता में, ठीक है। 1825 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट मैं पढ़ा चुका हूं पहले से ही। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए बताइए दोस्तों। ये जो घोड़े के अवशेष हैं दोस्तों, ये कहां से प्राप्त हुए। अब यहीं पर लगे हाथ मुझे ये बता दो भाई, बता चुका हूं मैं आपको। जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए, जुते हुए खेत के साक्ष्य। चलिए बताइए ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो मुझे इस कमेंट बॉक्स में बता सकता है भाई। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा जो जो मैंने आज की क्लास में क्वेश्चन पूछे हैं मॉक टेस्ट के साथ, अगर आप वो कमेंट करोगे दोस्तों तो मैं आपका नाम जरूर लूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो यहां पे सुर कोटड़ा टिक करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर करना है भाई, बी ऑप्शन टिक करना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछा है। रहमतुल्लाह सैनी बिल्कुल भी नहीं, मौलाना आजाद बिल्कुल भी नहीं, हकीम अजमल खान बिल्कुल भी नहीं। जवाब आएगा बहरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ऋग्वेद में आप कितने सूक्त हैं वो मुझे बताइए, और कितने मंडल हैं। इन दो क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ये दोस्तों मैं लिख रहा हूँ किसके लिए लिख रहा हूँ, आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए। हर एक क्वेश्चन को लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। फिलहाल आप लोग यहाँ पे गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको तीसरे मंडल में ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 3 स्टार लगा लो, 3 स्टार लगा लो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनर के थ्रू। तो जवाब के रूप में आएगा CaSO4/1/2H2O, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक कर लेना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 37 भी बता दो लगे हाथ। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ये वही पंचवर्षीय योजना है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था डेम्स को। और ये जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू होकर 1956 तक चलती है। और इस पहली मुख्य इसका जो उद्देश्य था, इसका जो इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि पे दी थी। ये यहीं पे लिख दूं क्या, प्राथमिकता यहीं पर लिख देता हूँ। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी मेरे भाई वो कृषि को दी गई थी। किसको, कृषि पर आधारित, कृषि, ठीक है। और जितना हमने लक्ष्य निर्धारित किया था उससे कहीं गुना प्राप्त भी किया इस योजना में। तो ये बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 वाला, बताइए आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। आपको ये तो पता चल गया कि आर्टिकल 280 में किसका उल्लेख है, वित्त आयोग का उल्लेख है। लेकिन अब ये पूछा है कि भाई वित्त आयोग की नियुक्ति भी तो कोई करता होगा। तो बिल्कुल राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना, राष्ट्रपति दोस्तों, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, क्लियर कर देता हूँ डाउट, ध्यान से सुनना। देखो अब जो चंद्रगुप्त कहाँ गए, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं दिया क्या, चलो मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे, सुनना ध्यान से, स्किप मत करना, एग्जामिनर पूछेगा इसीलिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको। चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान से सुनना। इसको उपाधि मिली थी, एक उपाधि इसकी बहुत पूछी जाती है। इसको एक टाइटल दिया गया था जिसका नाम था महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। आपको किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। और आपको और हाँ, इसका आंसर आप जब टिक करोगे ना चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसको जो उपाधि मिली थी वो भी पूछेगा। तो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, इसको उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य आपको टिक करना है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही है, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय से एग्जामिनर पूछता ही है। फिलहाल आज का ये क्लास का अंतिम प्रश्न है फिलहाल, ठीक है।
भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में होता है, इसका नेशनलाइजेशन किस वर्ष में हुआ था? तो आपको 1949। अब यहीं पे आपसे क्या पूछेगा, ये जो आरबीआई था ना, इसका जो हेडक्वार्टर था वो कब स्थानांतरित किया गया था? हेडक्वार्टर कब स्थानांतरित किया गया था? किसी को पता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकता है। स्थानांतरित, इसका जो हेडक्वार्टर स्थानांतरित किया था दोस्तों, तो ध्यान रखना 1937 में। एग्जामिनर पूछता है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के तहत की गई थी मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? मेरे भाई चीज़ें क्लियर हैं? अगर आप चाहते हैं पीडीएफ भी मिले, इसी डेली क्लास चले, तो एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही दे। अगर आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए, और उन स्टूडेंट तक तो ये वीडियो जरूर शेयर कर दो भाई जिनका एग्जाम 7, 8, 9 और आगामी डेट्स में है भाई, मई में है, तो उन तक तो ये सेशन पहुंचा दो, ठीक है। बाकी इस क्लास में किसी से भी कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे कल एक और मॉक टेस्ट में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।